हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशीष प्रताप आरबीएल में। और ये जो सीरीज़ है ये सीटेट के लिए स्पेशली है, जिसमें हम लोगों ने थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ की एनसीईआरटी एनवायरनमेंट की डिस्कस की है। अभी तक ये क्लास फिफ्थ की एनसीईआरटी चल रही है और बहुत जल्द हम इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। सीटेट में आपने देखा होगा जितने भी करीब 14 से 15 क्वेश्चन 30 में से सीधे सीधे थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ की एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो शुरू से देखिए। मेरे जितने भी एनसीईआरटी के पार्ट्स हैं वो थर्ड से लेके फिफ्थ तक के हैं। एक तो मैनुअल नोट्स मैंने बहुत पहले बनाए थे वीडियो, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन छूट भी गए थे, मतलब उस टाइम के हिसाब से कुछ पेपर नहीं हुए थे और कुछ पेपर क्वेश्चन छूट गए थे। जबकि ये जो सीरीज़ चल रही है इसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 2019 तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, अब क्योंकि 2019 का भी पेपर हो गया है, तो उसमें भी जो क्वेश्चन जिस चैप्टर से आए हैं मैं कोशिश करूँगा उनको भी इंक्लूड करने की। तो फिफ्थ क्लास की एनसीईआरटी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसको आप पूरी सीरीज़ को एक दिन भर बैठ के या 2-3 दिन में बैठ के कंप्लीट कर लीजिए। आपके 15 से 16 क्वेश्चन एनवायरनमेंट के एकदम श्योर हो जाएंगे। आपको कहीं और कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क्लास फिफ्थ की एनसीईआरटी के ये आपके सामने चैप्टर्स हैं, जिनमें से हम लोगों ने पिछले भाग यानी भाग 18 में 9वां चैप्टर पढ़ा था और बोलती इमारतें पढ़ा था। अब आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 11 सुनीता अंतरिक्ष में और पाठ 12 खत्म हो जाए तो ये दोनों ही चैप्टर, खैर सुनीता अंतरिक्ष में अभी इतना ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, लेकिन ख़त्म हो जाए तो जो चैप्टर है यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिफ्थ की एनसीईआरटी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं सुनीता अंतरिक्ष में। तो ये दो बच्चे हैं, आपस में बात कर रहे हैं पृथ्वी और ग्लोब से संबंधित चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पे कुछ खास है नहीं, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। दिल की बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है पृथ्वी कैसी है? अपनी कॉपी में चित्र बनाओ, इसमें तुम कहाँ हो यह भी दिखाओ। अपने साथियों के बनाए चित्रों को भी देखो। कैसी है हमारी पृथ्वी? उजायरा और शामिर ये दो बच्चे हैं, ग्लोब को घुमा घुमा कर खेल रहे हैं। तुम भी पढ़ो। उजायरा कहती है, पता है कल हमारे स्कूल में सुनीता विलियम्स आ रही हैं। मैंने सुना है कि वे 6 महीने से भी ज़्यादा अंतरिक्ष में रही हैं। तो शामिर बोलता है, यह रहा अमेरिका, यह है अफ्रीका, पर अंतरिक्ष कहाँ है? उजायरा, अरे भाई ये सारा आसमान, ये तारे, चांद, सूरज, ये सब अंतरिक्ष में है। तो शामिर बोलता है, हाँ पता है, सुनीता विलियम्स वहाँ स्पेसशिप से गई थी। टीवी पर बताया था कि वहाँ से उन्होंने पृथ्वी को भी देखा। उजायरा बोलती है, हाँ वहाँ से पृथ्वी ग्लोब की तरह दिखती है। शामिर, अगर हमारी पृथ्वी ग्लोब की तरह है तो इसमें हम कहाँ हैं? उजायरा कहती है, यहाँ ये रहे हम, यहाँ है इंडिया। शामिर बोलता है, पर ऐसे तो हम गिर ही जाएंगे ज़रूर, हम सब ग्लोब के अंदर होंगे। ज़रूर हम ग्लोब के अंदर होंगे, अगर बाहर हों तो हम सब गिर जाएंगे। तो ये उसकी जिज्ञासा है। उजायरा बोलती है कि अगर हम ग्लोब के अंदर हैं तो फिर आसमान कहाँ है और तारे, सूरज और चांद कहाँ होंगे? हम ग्लोब के ऊपर ही होंगे, सारे समुद्र भी ग्लोब के ऊपर ही होंगे। शामिर फिर से बोलता है, ग्लोब के नीचे की ओर दिखाते हुए, तो फिर यहाँ कोई नहीं रहता क्या? उजायरा, यहाँ भी लोग रहते हैं, यहाँ ब्राज़ील और अर्जेंटीना है। शामिर, तो यहाँ क्या लोग उल्टे खड़े होंगे? ये लोग गिर क्यों नहीं जाते? तो उजायरा बोलती है, हाँ अजीब सा लगता है। और यह नीला नीला समुद्र है ना, फिर यह पानी भी क्यों नहीं गिर जाता? तो ये बहुत सारे एक जिज्ञासा है बच्चों के अंदर, बहुत सारे क्वेश्चन इस वजह से ये आपस में ही पूछ रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है हम धरती पर कैसे टिके होंगे? अगर पृथ्वी ग्लोब जैसी गोल है तो हम गिरते क्यों नहीं? तो क्या अर्जेंटीना के लोग उल्टे खड़े हैं? तो ऐसा ये बच्चों की जिज्ञासा है। हम लोगों को भी पता है कि इतना बृहद है पृथ्वी और उसका जो वायुमंडल है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उससे जुड़ा हुआ है, और वायुमंडल भी
पृथ्वी के साथ साथ घूमता रहता है। इस वजह से हम लोगों को पता भी नहीं चलता कि पृथ्वी घूम रही है। तो ये सब रीज़न है जिसकी वजह से हम लोग गिरते नहीं हैं और पृथ्वी पर ही टिके हैं। सुनीता से बातचीत। जब सुनीता विलियम्स भारत आई तो उजैरा और शामिर जैसे हजारों बच्चों को उनसे बातचीत करने का मौका मिला। सुनीता कहती हैं कि उनकी दोस्त कल्पना चावला खुद भारत आकर बच्चों से मिलना चाहती थी। कल्पना के अधूरे सपने को पूरा करने सुनीता भारत आई थी। ठीक है, तो ये एक शिक्षक संकेत दिया हुआ है बच्चों को कल्पना चावला और उनकी अंतरिक्ष यात्रा के बारे में बताया जा सकता है। शिक्षकों एक रोचक किताब है हाउ वी फाउंड द अर्थ इज राउंड बाय इसाक असिमोव लॉन्गमैन। इसमें बताया है कि सदियों से अलग अलग संस्कृतियों में इंसानों ने पृथ्वी के बारे में क्या क्या सोचा है। पते की बात है कि आज भी बच्चों को कल्पना कई बार उन विचारों से सहज ही मेल खाती है। यह बात कि पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है, कि भारत और अर्जेंटीना के लोग सापेक्ष एक दूसरे के उल्टे हो सकते हैं, कई बार बड़ों को भी चक्कर में डाल देते हैं। सुनीता बताती हैं अंतरिक्ष की कुछ मज़ेदार बातें। हम एक जगह टिककर तो बैठ ही नहीं सकते, यान में एक जगह दूसरी जगह तैरते हुए पहुंचते हैं। पानी भी एक जगह टिका नहीं रहता, वह बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता फिरता है। पता है, हाथ मुंह धोने के लिए हम तैरते बुलबुलों को पकड़कर कपड़ा गीला करते हैं और हाथ मुंह साफ करते हैं। वहाँ खाना भी अजब तरीके से खाना पड़ता है। सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब हम सभी उड़ते हुए खाने वाले कमरे में जाते हैं और उड़ते हुए खाने के पैकेटों को पकड़ते हैं। अंतरिक्ष में मुझे कंघी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, बाल हमेशा ही खड़े रहते थे। चल ना पाना, हर समय तैरते रहना और हर काम अलग तरीके से करना, यह सब करने की आदत डालना आसान नहीं था। एक जगह टिककर काम करना हो तो अपने आप को बेल्ट से बांधो, कागज़ को भी ऐसे नहीं छोड़ सकते, उसे भी दीवार के साथ बांध कर रखो। अंतरिक्ष में रहना बहुत ही मज़ेदार था लेकिन मुश्किल भी। तो अंतरिक्ष में रहने कठिनाइयाँ बता रही हैं, क्या क्या कठिनाइयाँ होती हैं। यहाँ आप चित्रों के माध्यम से देख सकते हैं कैसे कैसे अंदर का इन लोग का लाइफ स्टाइल है। कुछ तो कमाल, पृथ्वी पर कुछ भी उछालें तो वह वापस नीचे आता है। बॉल उछालकर वापस पकड़ पाते हो ना। पृथ्वी पर तो हम तैरते नहीं फिरते, पानी रखते हैं तो ग्लास में रहता है या बाल्टी में टिका रहता है, बुलबुले बनकर घूमता नहीं है फिरता। यह कमाल पृथ्वी का ही है। पृथ्वी हर चीज़ को अपनी तरफ खींच कर रखती है। तो यही गुरुत्वाकर्षण बल की बात हो रही है, उसी की वजह से पृथ्वी हर चीज़ को अपनी तरफ खींचे हुए रखती है, इस वजह से चीज़ें ऊपर नहीं उड़ती हैं। सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई थी। सोचो 360 किलोमीटर कितना होता है। तुम जहाँ रहते हो वहाँ से 360 किलोमीटर कौन सा शहर है। सुनीता उतनी ही दूर पृथ्वी से बाहर गई थी। क्या आप बता सकते हो कि अंतरिक्ष में सुनीता के बाल खड़े क्यों थे। सोचो किसी भी ढलान से पानी नीचे की ओर क्यों बहता है, पहाड़ से भी पानी नीचे की ओर ही बहता है, ऊपर की ओर क्यों नहीं चढ़ता। तो यहाँ इन सब चीज़ों का रीज़न क्या है, हमारे यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का। अंतरिक्ष में चीज़ें किस तरह व्यवहार करती हैं यह समझना बड़ों के लिए कठिन है। बच्चों को चित्रों की मदद से सवाल पूछने, चर्चा करने और कल्पना करने का मौका दें। दरअसल हम इतने आदी हो जाते हैं पृथ्वी द्वारा हर चीज़ को खींचते देख कि उस खिंचाव के बारे में सोचते ही नहीं हैं और कल्पना भी नहीं कर पाते कि उसके बिना क्या क्या होगा, जैसा कि अंतरिक्ष में होता है। लकीरें आखिर हैं कहाँ। स्पेसशिप की खिड़की से पृथ्वी को देखकर सुनीता बताती हैं, पृथ्वी बहुत ही अद्भुत और सुंदर दिखती है, इतनी सुंदर कि उसे घंटों तक निहारते रहो। अंतरिक्ष से पृथ्वी की गोलाई भी साफ दिखती है। शिक्षक संकेत। सुनीता के अनुभवों से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में यहाँ केवल संकेत है।
पर इस शब्द की अभी ज़रूरत नहीं है। हमें बच्चों की मदद करनी होगी कि वे अपने रोज़ के अनुभवों से पृथ्वी के खिंचाव का कुछ एहसास बना पाएँ। नन्हा कागज़ भी भारी सिक्के की आड़ में उसी के साथ गिरता है तो वाकई जादू ही लगता है। जब एक सिक्के को और एक कागज़ को ऊंचाई से छोड़ा जाता है तो ज़मीन पर दोनों एक साथ गिरते हैं। तो ये अजीब सा लगता है, जादुई लगता है, क्योंकि आम जिंदगी में हल्के पत्ते या कागज़ तो मंडराते हुए गिरते दिखते हैं, जबकि हवा उनकी चाल को धीरे धीरे करने में सफल होती है। चूहे हाथी के खेल का विज्ञान बच्चों को समझाने की कतई अपेक्षा नहीं है। बस उन्हें कुछ एहसास हो जाए कि जो पत्थर घूम रहा है वह पृथ्वी के खिंचाव के कारण हाथी को खींच पा रहा है तो वह भी अपेक्षा से ज़्यादा है। वास्तव में अंतरिक्ष यान के पृथ्वी के गिर्द घूमने से ही सुनीता भी तो पृथ्वी के खिंचाव से मुक्त थीं। तो अंतरिक्ष में वायुमंडल होता नहीं है तो इस वजह से पृथ्वी के खिंचाव से वो मुक्त थीं। गुरुत्वाकर्षण बल होता नहीं है तो नीचे खींचने के बजाय इस वजह से वहाँ पे सब उड़ते रहते हैं। तुम भी देखो हमारी पृथ्वी का यह फोटो जो एक स्पेसशिप से लिया गया है। आज तो हम यह फोटो देख पा रहे हैं, पर हजारों सालों से लोग कल्पना ही करते रहे हैं कि भला पूरी पृथ्वी कैसी दिखती है। वैज्ञानिक भी जानने की कोशिश करते रहे हैं कि पृथ्वी कितनी बड़ी है, कैसे घूम रही है। फोटो को देखो, क्या भारत को पहचान पा रहे हो? तो ये सब कोई मतलब नहीं है। ये फोटो के बारे में ऐसे कोई क्वेश्चन बनना नहीं है। अपने स्कूल में ग्लोब देखो, क्या भारत को ढूंढ पाए और क्या क्या देखा? तो ये भी अलग चीज़ें हैं। उजैरा और शामिर ग्लोब पर अलग अलग देशों को देख रहे हैं। उजैरा, ग्लोब पर तो सारे देशों के बीच लकीरें दिखाई देते हैं, क्या पृथ्वी पर ऐसी लाइनें खींची होती हैं? तो शामिर बोलता है लकीरें तो होती हैं, हमारी किताब में इंडिया के नक्शे में भी हैं। देखो राज्यों के बीच में लाइनें साफ दिखाई देती हैं। तो वो सारी काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो हमारी अक्षांश और देशांतर किसी भी जगह को पता लगाने के लिए खींची जाती हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ है नहीं। जब सुनीता ने अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखा तो उसे बहुत सुंदर लगी और उसके मन में कई ख्याल आए। सुनीता कहती है इतनी दूर से बस इतना दिखता है कि पृथ्वी पर समुद्र कहाँ है और ज़मीन कहाँ है। अलग अलग देश नहीं दिखते, ज़मीन का देशों में बंटवारा तो हमारा ही किया हुआ है। ये लाइनें तो कागज़ पर ही होती हैं। मैं चाहूँगी तुम भी इसके बारे में सोचो कि लकीरें आखिर हैं कहाँ। चलो आसमान को देखो। शामिर एक आंख बंद करके चांद की तरफ देखते हुए और सिक्के को थोड़ा आगे पीछे करते हुए, मैं चांद को सिक्के में छुपा सकता हूँ। उजैरा कहती है वाह, इतने बड़े चांद को इतने छोटे से सिक्के में छुपा दिया। तुम भी सिक्का लेकर चांद को छुपाने की कोशिश करो। सिक्के को आँखों से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर चांद को छुपा पाए। तो ये भी इतना यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं। आज चांद को देखो और उसका चित्र बनाओ, 1 हफ्ते बाद कैसा दिखता है और 15 दिन बाद कैसा दिखता है। तो ये उसकी आकृतियाँ बदलती रहती हैं चांद की। पूर्णमासी कब है? उस दिन चांद किस समय निकलेगा और कैसा दिखेगा? चांद से जुड़े कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? आसमान को ध्यान से 5 मिनट तक देखो, क्या क्या देख पाए। तो यहाँ पे केवल इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये है लास्ट वाला पॉइंट, क्या वह तारा होगा या टूटता तारा या कोई उपग्रह जिसका इस्तेमाल टीवी के लिए, टेलीफोन या मौसम की जानकारी के लिए करते हैं? पता करो। तो यहाँ पे जिक्र हुआ है टूटते तारे का, और टूटता तारा कई बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। यहाँ पर भी कुछ खास इस पेज में है नहीं। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हिम्मत रखो तो नए दरवाजे खुलेंगे। इसमें इन्होंने अपनी कहानी बताई है। सुनीता जब 5 साल की थी उन्होंने टीवी पर नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर उतरते देखा था। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि नील आर्मस्ट्रांग चांद पर कब उतरे थे? तो ये 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। छोटी सुनीता उनसे बहुत प्रभावित हुई। सुनीता बताती है कि बचपन में उसकी खेलकूद में बहुत दिलचस्पी थी। उन्हें तैराकी खास तौर पर पसंद थी। पढ़ाई में वे कभी सबसे आगे नहीं रहीं। सुनीता बनना तो गोताखोर या डाइवर चाहती थीं,
पर बन गई हेलीकॉप्टर पायलट। एक दिन उन्हें किसी अंतरिक्ष यात्री से पता चला कि वे आगे की पढ़ाई करें तो अंतरिक्ष में जा सकती हैं। फिर क्या था, सुनीता ने डटकर आगे पढ़ाई की, ट्रेनिंग ली और अब वे अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला हैं। सुनीता कहती हैं कि जो चाहो वह हमेशा नहीं मिलता, लेकिन निराश नहीं होना चाहिए। जो भी काम करें उसे पूरे मन से करें तो कई नए दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। सुनीता से जब किसी बच्चे ने सवाल पूछा कि वे आगे क्या बनना चाहती हैं तो उन्होंने जवाब दिया स्कूल टीचर, ताकि वे बच्चों को समझा पाएँ कि विज्ञान और गणित कैसे ज़िंदगी से जुड़े हैं। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, टूटता तारा या उल्का क्या है, जिसका केवल जिक्र हुआ है, उसमें चैप्टर में बताया भी नहीं गया है। तो उल्काव जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है, जिसको हम लोग टूटता तारा कहते हैं। ठीक है, आपने देखा भी होगा बहुत ज़्यादा आसमान में कभी कभी दिखाई भी पड़ते हैं अगर आप ध्यान से देखें तो ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेते हैं। ये था आपका ये चैप्टर। और अब 12वें चैप्टर की बात करते हैं। यहाँ पे कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो ट्रैफिक के बारे में यहाँ केवल बात की जा रही है। आप चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ उस तरह का खास है नहीं। अब यहाँ से शुरू होती है मेन चीज़ें। अब्राहम पूछता है, भैया यह तेल कहाँ से मिलता है? तो पेट्रोल डालने वाले भैया बोलते हैं, ज़मीन के बहुत बहुत नीचे से। मंजू, ज़मीन के नीचे, वहाँ कैसे बनता है? तो भैया बताते हैं, यह ज़मीन के नीचे बहुत धीरे धीरे अपने आप ही बनता रहता है, कोई मशीन या आदमी इसे नहीं बनाते। अब्राहम, तब तो हम खरीदने के बजाय खुद निकाल लें, बोरिंग या पंप लगाकर पानी की तरह। तो भैया बोलते हैं, यह हर जगह नहीं होता, देश में कुछ ही जगह तेल निकलता है। निकालने साफ करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। दिव्या बोलती है, पेट्रोल खत्म होने वाला है क्या? पोस्टर पर लिखा है कि भंडार सीमित है। तो भैया बोलते हैं, हम जितनी तेज़ी से तेल निकाल रहे हैं उतनी तेज़ी से वह बन नहीं रहा है, वैसे भी इसके बनने में लाखों लाखों साल लग जाते हैं। तो अब्राहम बोलता है, अगर तेल ख़त्म हो गया तो गाड़ियाँ चलेंगी कैसे? तो मंजू बोलती है, सीएनजी से मैंने टीवी पर देखा था, इससे धुआं भी कम होता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस फुल फॉर्म होता है सीएनजी का। तो भैया हंसते हुए, अरे वह भी तो ज़मीन से ही मिलती है और सीमित ही है। दिव्या, बिजली से भी तो गाड़ियाँ चलती हैं, मैंने बैटरी से चलने वाली साइकिल देखी है। अब्राहम, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना हम बड़े होकर गाड़ियाँ कैसे चलाएंगे? दिव्या, अगर गाड़ियाँ कम चलेंगी तो मेरी दादी खुश हो जाएंगी, वे कहती हैं, तौबा, चींटियों की तरह आज गाड़ियों की कतारें ही कतारें हैं, आगे चलकर तुम्हारा क्या होगा? मंजू, हाँ देखो ना, ज़्यादातर गाड़ियों में एक दो ही लोग बैठे हैं, सब बस में क्यों नहीं आते? अब्राहम बोलता है, हाँ पेट्रोल तो बचेगा, एक बस में तो कितने ही लोग जा सकते हैं। मंजू, मैं बड़ी होकर कोशिश करूँगी कि हम सूरज की किरणों से गाड़ियाँ चला सकें, फिर ख़त्म होने का कोई चक्कर ही नहीं, जितना मर्जी उतना इस्तेमाल करो। तो इलेक्ट्रिक वाहन शुरू हो गए हैं और सोलर वाहन शुरू होने बाकी हैं, अभी उतना ज़्यादा इस पे काम हुआ नहीं है, तो उम्मीद करते हैं इस पे भी काम होगा तो बहुत अच्छी बात है। ज़मीन से खजाना। यह पता लगाना आसान नहीं है कि ज़मीन के अंदर गहराई में तेल कहाँ मौजूद है। वैज्ञानिक खास तरीक़ों और मशीनों से यह समझते हैं और अंदाज़ा लगाते हैं, फिर गहराई तक पाइप और मशीनें डालकर तेल ऊपर खींचा जाता है। निकाला गया तेल गहरे रंग का गाढ़ा बदबूदार होता है। तो ये आपके लिए है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ। यहाँ से आपके कई साल क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको आपको अच्छे से पूरा पढ़ना है और इसको याद कर लेना है। यह पता लगाना आसान नहीं है कि ज़मीन के अंदर गहराई में तेल कहाँ मौजूद है। वैज्ञानिक खास तरीक़ों और मशीनों से यह समझते हैं और अंदाज़ा लगाते हैं, फिर गहराई तक पाइप और मशीनें डालकर तेल ऊपर खींचा जाता है। तो यहाँ से आपके आते हैं क्वेश्चन इस पैराग्राफ में।
निकाला गया तेल गहरे रंग का गाढ़ा बदबूदार होता है। तो इस तेल की खासियत आपको याद रखनी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निकाला गया तेल कैसा होता है? ये गहरे रंग का गाढ़ा बदबूदार होता है। इसमें घुली मिली और छुपी होती हैं बहुत सारी चीज़ें। इन चीज़ों को अलग अलग और साफ़ करने के लिए तेल को रिफाइनरी में भेजा जाता है। क्या तुमने कभी रिफाइनरी के बारे में सुना है? इसी तेल से हमें मिलता है केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल और हवाई जहाज़ के लिए ईंधन। तो ये भी आपको याद रखना है कि इसी तेल से हमें क्या क्या मिलता है। केरोसिन मिलता है, डीजल मिलता है, पेट्रोल मिलता है, इंजन ऑयल मिलता है और हवाई जहाज़ के लिए ईंधन मिलता है। जानते हो एलपीजी खाना पकाने की गैस, मोम, कोलतार और ग्रीस भी इसी से मिलते हैं। एलपीजी, मोम, कोलतार और ग्रीस भी इसी से मिलते हैं। प्लास्टिक और पेंट को बनाने के लिए भी तेल का इस्तेमाल होता है। तो ये आपको पूरा पैराग्राफ याद रखना है। घर में चूल्हा कैसे बने? तो ये दुर्गा हरियाणा के एक गांव में रहती है, दुर्गा नाम की कैरेक्टर, और इससे संबंधित एक क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा गया है। अभी मैं चैप्टर के लास्ट में आपको बताता हूँ। दिन के कई घंटे उसके चूल्हे के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करने में चले जाते हैं। उसकी बेटी को उसकी मदद करनी पड़ती है। दुर्गा को कई महीनों से खांसी है। सीली हुई लकड़ियाँ जलाने में धुआं भी बहुत होता है, लेकिन दुर्गा के पास कोई चारा और है भी नहीं। जब खाना जुटाने के पैसे ही नहीं हैं तो उसे पकाने के लिए पैसे कहाँ से आएं? आज हमारे देश में लगभग 2/3 या 2/3 लोग उपले, लकड़ी, सूखी टहनियों आदि का इस्तेमाल करते हैं, केवल खाना पकाने के लिए ही नहीं, आग सेकने, पानी गर्म करने और रोशनी के लिए भी। घर के अलग अलग कामों के लिए कई चीज़ों का भी इस्तेमाल होता है, जैसे केरोसिन, एलपीजी, खाना पकाने की गैस, कोयला, बिजली आदि। कांचा ने एक किताब में यह बार चार्ट देखा। इस प्रकार बार चार्ट में दिखाया गया कि अगर 100 घरों को देखें तो उनमें से कितनों में किस ईंधन का इस्तेमाल होता है, यह चार्ट भी दिखाता है। तो चार्ट से कोई हमें लेना देना नहीं है। इससे देश में सन 1976 में 100 में से कितने घरों में उपले लकड़ी का इस्तेमाल होता था? 1976 में सबसे कम किसका इस्तेमाल होता था? तो ये आपको बार चार्ट देख के पता चल सकता है, और इसमें आप इनके आंसर दे सकते हैं जो भी, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछा नहीं गया है तो हमारे काम का नहीं है ये फ़िलहाल। अब ये 2019 के सीटेट में पूछा गया है, निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता? तो अभी अभी आपने पढ़ा है ग्रीस, कोयला, डीजल, मोम में क्या नहीं प्राप्त होता? तो यहाँ पे पेट्रोलियम से कोयला नहीं प्राप्त होता है। पेट्रोलियम से क्या नहीं प्राप्त होता? कोयला नहीं प्राप्त होता है। तो ये है 2019 का क्वेश्चन, आपने देखा इसी चैप्टर से। फिर ये एक क्वेश्चन शायद 2017 में आया था। दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है। इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका कारण पहला है जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई है। तो एलर्जी जैसा कोई मतलब है नहीं। उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था, तो ये भी कोई खास रीज़न नहीं है। ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसके श्वसन नली में जमा हो गई होगी। जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा। तो इसमें डी ऑप्शन आपका उत्तर दिया गया है। जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो दुर्गा की श्वास नली में जमा हो गया होगा, जिससे उसे पिछले 3 महीनों से तेज खांसी आ रही है। तो ये इसका आंसर दिया हुआ है सॉल्यूशन में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसी चैप्टर से, निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण चुनिए। तो विशेषताएं मैंने बोला था, इसको ध्यान से पढ़िएगा। बदबूदार, गाढ़ा, गहरे रंग का तेल होता है। तो यही सबसे सटीक उसमें चैप्टर में दिया गया है और यही एक सही होगा आपका। जो क्वालिटी होती है पेट्रोलियम की, आपने अभी अभी पढ़ा भी है, ठीक है। तो और ऑप्शन आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। पेट्रोलियम एक जीवाश्म ईंधन है जो हाइड्रोकार्बन यौगिकों द्वारा बना होता है। ये हाइड्रोकार्बन
करोड़ों वर्ष पूर्व जंतुओं और पादपों के मृत अवशेषों, विशेष रूप से समुद्री पौधों जंतुओं के जीवाश्मों के भूमि में दबने के उपरांत हुए परिवर्तनों से बनते हैं। पेट्रोलियम एक गंधयुक्त, बदबूदार एवं गाढ़ा तथा गहरे रंग का तेल है जिससे अनेक पेट्रोलियम उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। तो ये हो गया। और ये लास्ट क्वेश्चन है, टेबल बनी हुई है, टेबल को देख के ही आपको आंसर करने हैं। इसमें मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया है। तो ये टेबल देखिएगा और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं, उनके जवाब आप दे सकते हैं। अगर नहीं दे पाएँ तो इसमें आंसर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये था आपका ये चैप्टर। इसी के साथ ये पार्ट ख़त्म होता है। अगले पार्ट में हम अगले 2 चैप्टर्स के बात करेंगे और कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी ये मैं आपका पूरा करवा दूं। तो क्लास 3rd, 4th, 5th की आपकी NCERT कंप्लीट हो जाएगी। आप इनको अच्छे से तैयार कीजिए। आपके 15 से 16 क्वेश्चन कम से कम यहीं से आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।